नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, जब आप मेरी वीडियो देखते हो, उसे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिनों में आप सबने बहुत सारे कमेंट किए हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक्स पे अलग-अलग सवाल किसी ने पूछे हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है और कब होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप सबके बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट का जवाब दिया जाए, जिससे कि अगर जो कन्फ्यूजन आपके मन में चल रही है, जिनने कमेंट किया है, हो सकता है कि वो कन्फ्यूजन अगर आपने कमेंट भी नहीं किया है तो आपके भी मन में चल सकती है, और हो सकता है कि आपका कमेंट भी इस वीडियो में होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में भी कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक-एक करके वो इम्पोर्टेंट कमेंट पढ़ते हैं जो आप सबके साथ आंसर देना चाहिए। तो सबसे पहला कमेंट है विशाल उइके का। वो कह रहे हैं कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल के अंदर रफ पेपर और पेन दिया जाता है। बिल्कुल भाई, जो हमारा सीबीटी एग्जाम होता है उसमें एक रफ पेपर और पेन दिया जाता है। अगर एक रफ पेपर कम भी पड़ जाता है तो दूसरा तीसरा रफ पेपर भी आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, दूसरा कमेंट है भोजपुरी सिंगर के द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि मुझे एक बात पूछनी थी कि आपको पूरे साल में कितनी छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए। तो भाई, जितने भी रेलवे के कर्मचारी होते हैं उन सभी को लगभग सेम छुट्टी मिलती हैं, और छुट्टी जो मेनली होती हैं वो होती हैं सीएल, जो कि एक साल में 10 मिलती हैं। फिर होती हैं एलएपी, जो कि 15 6 महीने में और 15 अगले 6 महीने में, मतलब 30 एक साल में ये मिल जाती हैं। साथ ही 20 एलएचएपी भी मिल जाती हैं। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 50 के लगभग छुट्टी हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये मेन छुट्टियां होती हैं जो एक रेलवे एम्प्लॉय आराम से ले सकता है। अगला कमेंट है अरुण बैरागी द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में अगर कोई सीसीए यानी कि एक्ट अप्रेंटिस वाला कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर मार्क्स लेके आता है तो क्या उसको जनरल कैटेगरी की पोस्ट दी जाती है? तो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सीसीएए वाले कैंडिडेट हैं, तो अगर आपके कितने भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको सीसीएए वाली पोस्ट ही दी जाती है। लेकिन अगर सीसीएए वाली पोस्ट खाली रह जाती है तो ये पोस्टें जनरल वाले कैंडिडेट के लिए तो मिल सकती हैं, लेकिन जनरल वाली वैकेंसी सीसीएए वाले के लिए नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, अगला कमेंट है कोम्बो टॉप शॉर्ट्स के द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि पॉइंट्समैन की ड्यूटी क्या 12 घंटे की होती है या फिर जनरली 8 घंटे की होती है, और जो 4 घंटे एक्स्ट्रा करते हैं उसके लिए सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है? तो भाई, जो पॉइंट्समैन की ड्यूटी है वो 2 प्रकार की चलती है। एक होती है 8 घंटे की, एक होती है 12 घंटे की। जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ पे भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है, और जहाँ पे 12 घंटे होती है वहाँ पे भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है। कहीं-कहीं पे, जैसे जहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर चलता है और वहाँ पे अगर 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है लगातार एक पॉइंट्समैन, तो वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा ओवरटाइम मिल सकता है। लेकिन जहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी है वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, और जहाँ पे मेन लाइन यानी कि ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा काम रहता है, तो वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और जहाँ पे ब्रांच लाइन, मतलब कि जो सिंगल लाइन होती है, दोनों साइड से जहाँ पे ट्रेनें चलती हैं और कम ट्रेनें चलती हैं, वहाँ पे पॉइंट्समैन की 12 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन उसको ये बेनिफिट होता है कि उसको वीकली 2 रेस्ट मिलते हैं अगर उसको क्वार्टर अलॉट नहीं है तो। लेकिन वही जो 8 घंटे का रोस्टर होता है उसमें वीकली सिर्फ एक ही रेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, अगला कमेंट है विश्वजीत द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे सभी सर्टिफिकेट में मेरे फादर का नाम कमलेश यादव है, लेकिन मेरे फादर के नाम में अलग नाम दिया गया है या स्पेलिंग मिस्टेक जो भी है, तो क्या इससे दिक्कत आ सकती है? तो भाई, जब भी आपका डीबी होता है तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नाम बिल्कुल सही है और सभी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि डीबी में सिर्फ आप ही के डॉक्यूमेंट लगते हैं, ना कि आपके फादर के या मदर के। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगला कमेंट अजय कुमार द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, तो क्या मेडिकल में प्रॉब्लम आएगी? अगर आपकी हाथ की हड्डी अभी रिसेंटली टूटी है या फिर मेडिकल देने जब आप जाएंगे तो तब तक ठीक नहीं होगी और आपको काम करने में दिक्कत होगी, तो फिर आपको मेडिकल में भी दिक्कत आने वाली है। लेकिन जब आपकी हड्डी टूट गई थी और आपने इलाज करा लिया, वो जुड़ चुकी है और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली है, क्योंकि रेलवे में आप बिल्कुल जो प्रेजेंट टाइम होता है उसमें वर्किंग करने लायक हैं, तो आप मेडिकली फिट माने जाते हैं। अगला कमेंट अवतार पवार द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि आपको मंथ में कितने दिन काम करना होता है और कितने दिन की छुट्टी मिलती है? तो भाई, मंथली तो नहीं, लेकिन जो वीकली मैं बता रहा हूँ कि वीक में मुझे 5 दिन ड्यूटी करनी होती है, उसमें 2 दिन का रेस्ट मुझे दिया जाता है। इसके अलावा जो मैंने अभी छुट्टी बताई थी आपको कि एक एम्प्लॉय को कितनी छुट्टी मिलती हैं, तो अगर वो कोई काम है तो मैं वो छुट्टी भी ले सकता हूँ। लेकिन महीने में अगर 4 हफ्ते भी होते हैं तो 8 आराम से छुट्टी हमको मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अगला कमेंट देवांश विक्रम सिंह द्वारा किया गया है, जो कि पहला जिम के ऊपर है।
तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं जिम नहीं जाता हूं, वो तो एक दिन सिर्फ दोस्त के साथ फॉर्मेलिटी के लिए गया था। बाकी अगली बात इन्होंने कही है कि मैं जीके के लिए सिर्फ लूसेंट पढूं या फिर पूरी वीडियो देखूं, क्या सही रहेगा। तो भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझना है तो आप वीडियो देखकर हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो फिर आपको लूसेंट बुक ही पढ़नी चाहिए, वो बेस्ट होती है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जीके का कोई अंतर नहीं होता है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, चाहे वीडियो से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तो उसकी तैयारी 100% तो आप नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मतलब रेयर चांस है कि अगर पूरे मार्क्स आ जाएँ। तो आप लूसेंट से ही पढ़िए अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी करंट अफेयर की क्लास आप लगातार देखते रहिएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प जीके के लिए मिल जाती है। अगला कमेंट राहुल कुमार द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे अभी मॉक टेस्ट में 70+ मार्क्स आ रहे हैं और आज आए थे 75+, तो क्या मैं अपने आप को सेफ समझूं, जबकि वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो भाई अगर आपके 70+ मार्क्स आ रहे हैं, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप चाहे किसी भी जोन से फॉर्म भरे हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा अगर रॉ मार्क्स आप इतने लेके आ गए तो। बाकी अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये मत सोचिए कि हमारे अभी इतने मार्क्स आने लगे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगाइए। अगर आपका उनमें इतना स्कोर आ रहा है तो ये समझिए कि आपका जो रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके 85+ मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों अगला कमेंट नेशन किंग द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 7 महीनों से प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन मैथ का जब मैं कोई एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करता हूं और जब अगले चैप्टर को पढ़ता हूं तो पिछला वाला भूल जाता हूं। तो भाई ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आप जब अगला टॉपिक पढ़ते हो तो जब अगले जैसे आपने 2-3 टॉपिक पढ़े तो जो पिछले आपने टॉपिक पढ़े थे उनको रिवीजन नहीं करते हो। 24 घंटे के अंदर आपको उस टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। इसके बाद 7 दिन के अंदर फिर से एक बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए, फिर महीने में एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। अगर आप एक चैप्टर के 4 बार रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ अगले टॉपिक भी आप चलाते जाते हैं तो आप कभी भी मैथ नहीं भूल सकते हैं। और एक बार आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 7 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप ये टेक्निक सिर्फ 3 से 4 महीने भी अपना लेते हैं तो मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो दोस्तों अगला कमेंट है ससिस्ताना सीम के द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि भैया एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के पीवाईक्यू में कितना स्कोर सेफ रखूं। तो भाई जो 100 मार्क्स का अगर आप पीवाईक्यू दे रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हैं, तो अगर उसमें आपके 65+ मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट का ही नया मॉक टेस्ट बुक पर दे रहे हैं, तो अगर आपके उसमें भी 65 से 70 जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिएगा, आपका CBT 2 के लिए आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगला कमेंट है बलदेव महातो द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि भाई आपने 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी और आप कितने तक पढ़े हैं। तो भाई मैंने 10th में साइंस ली थी और मैंने 12th में भी मैथ ली थी, और अभी मेरी ITI भी कंप्लीट है, 12th भी कंप्लीट है और ग्रेजुएशन चल रही है जो कि सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुकी है। और मैं प्राइवेट से यानी कि जो डिस्टेंस ग्रेजुएशन होती है मैं उससे BA कर रहा हूँ, वो भी जॉब के साथ। तो अभी मेरे 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 2 सेमेस्टर बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगला कमेंट है उपेन चंद्र द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि ALP से बेटर पॉइंट्समैन है ब्रदर। भाई ALP और पॉइंट्समैन की अगर कंपैरिजन करी जाए तो बहुत सारी चीज़ें ALP की बेहतर होती हैं, वहीं बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्समैन की बेहतर होती हैं। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है सैलरी, जो कि पॉइंट्समैन से लगभग डबल ही ALP में मिलती है। पॉइंट्समैन की पोस्ट लेवल 1 की होती है, वहीं ALP की पोस्ट लेवल 2 की होती है। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें किलोमीटर अलाउंस के अलावा बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस मिल जाते हैं जिसकी वजह से ALP की सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है। बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो जो रनिंग ड्यूटी होती है ALP की, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत एक कर्मचारी को आती है, वहीं जो पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है वो फिक्स होती है, तो उसका लाइफ का रूटीन अच्छा चलता रहता है। बाकी एक आध वीडियो में डिटेल बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ALP और पॉइंट्समैन के लिए क्या बेटर है और क्या नुकसान दोनों पोस्ट से हैं। और बाकी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और अगर आ गया और मेरा नाम आ गया तो क्या मुझे ALP ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला कमेंट प्रीत जी द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है वो होम टाउन में है क्या। तो बिल्कुल मैं अपने होम टाउन में ही ड्यूटी करता हूँ, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है और अपने घर से ही मैं जाता हूँ।
बाकी और भी कैंडिडेट ये सवाल पूछते हैं तो क्या मुझे भी मेरे घर के पास रेलवे में जॉब मिल सकती है। तो भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट है सेंट्रल का जहाँ पे सिर्फ आपको रेलवे में ही अपने घर के पास ड्यूटी मिल सकती है। और बाकी अदर कोई पोस्ट की डिपार्टमेंट की बात करें जैसे कि एसएससी हो गया, स्टेट की जो पुलिस हो गई, तो इसमें आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दूर आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, स्पेशली एसएससी में। तो रेलवे में आप आराम से अगर अपने जॉन से फॉर्म भरते हैं तो भी अपने घर के पास आ सकते हैं, और अगर किसी और जॉन से भी भरते हैं तो ट्रांसफ़र लेकर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो लगभग 15 कमेंट जो कि मैंने आपका जवाब दिया है, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होगा तो अब क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी कोई डाउट बचा है तो बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।